हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। हमने स्टार्ट करा था गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो अपलोड हो चुका है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो पहले आप लोग पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देखो, आई बटन पे क्लिक करो, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देखो एंड देन स्टार्ट करो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। आई होप जिसने भी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखा उसको ये वीडियो अच्छी लगी। आपने बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करा है ताकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। तो पार्ट 1 में हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन देखी थी एंड देन हमने डिस्कस करा था गवर्नमेंट बजट के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिस्कस करा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ध्यान से कर लेना। ठीक है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, क्या सीखेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। दोस्तों, गवर्नमेंट बजट के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल बजट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक होता है कैपिटल बजट। अब देखो क्या लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, क्या लिखा हुआ है, फोकस करो। ठीक है, पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आप भी पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स है, इन्हीं नोट्स आपको लर्न करना है, कुछ और बुक आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके आपने ये बताया नहीं कि आपको ये वाले नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छे लग रहे हैं नोट्स, कमेंट करके बताओ यस सर वी वांट दीज नोट्स। तो मैं क्या करूंगा, इन नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज रेवेन्यू बजट पढ़ते हैं। चलो, रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट्स, कि सरकार कितने पैसे कमाएगी। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फर्दर वीडियोस के अंदर हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। हालांकि जो अकाउंटेंसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अकाउंटेंसी होगी, उन्होंने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। छोटा सा मैं ना फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, बिकॉज हमारे साथ और भी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं आर्ट्स के, जो आर्ट सेक्शन बैकग्राउंड से पढ़ रहे हो, उन्होंने क्लास 11th में अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, रिसिप्ट, रिसीट्स बोल सकते हो, रिसिप्ट बोल सकते हो। तो रिसीट्स आर ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, तो एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है, रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। तो हमारे पास देखो बिजनेस के अंदर जो है ना काफी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों से पैसे आते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर हूँ, तो मेरे लिए मेरा प्राइमरी बिजनेस क्या है कि मैं आप लोगों को क्लासेस देता हूँ, आप लोगों से मेरे को फीस आती है, कुछ कोर्सेज वगैरह सेल होते हैं, फीस आती है, और मैं उस पैसे को क्या करता हूँ, दैट इज माय मेन बिजनेस। ठीक है, तो मेरे पास जो क्लासेस देकर जो फीस आई, दैट इज माय मेन रेवेन्यू ऑफ माय बिजनेस। ठीक है, ये मेरा मेन बिजनेस है। जो मेरे मेन बिजनेस से पैसे जो आते हैं, मतलब मेरे प्रिंसिपल बिजनेस से जो मेरे पास पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और सर अगर मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट करके लेट सपोज एक बिल्डिंग परचेज कर ली, उससे मेरे पास रेंटल इनकम आ गई, या बैंक में मैंने एफडी करवा दी, या मान लो मैंने एक लॉटरी की टिकट परचेज कर दी और मेरी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो और या फिर मान लो मेरा आसपास एक नेबर था, उसकी प्रॉपर्टी को मैंने सेल करवा दिया, कुछ कमीशन अर्न कर लिया मैंने भी, तो ऐसी इनकम को बोलो क्या बोलेंगे, ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। तो भाई सीधी सी बात है सर, जो आपका जो मेन बिजनेस है ना, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अदर देन मेन बिजनेस जो भी पैसे आ रहे हैं वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। तुम लोग जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, चल रहे थे, किसी का वॉलेट देखा, उसके अंदर 2 पिंक वाले नोट थे, 2,000 रुपीज के, 4,000 रुपीज तुम्हें मिले। अब भाई क्या करोगे? छोड़ दोगे? कैसे पता चलेगा बंदे का? ना कोई आइडेंटिटी, ना कुछ, आपकी जेब में गए। वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट के रेवेन्यू रिसिप्ट। यस, इट इज कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आपका बिजनेस थोड़ी ना ये सब काम करना है ना, वो तो आ गए किसी दिन, मिल गए तो क्या करें, तो वो है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, चलो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है अभी डिटेल में भी समझाऊंगा, अभी बस 2-3 मिनट के अंदर क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बड़े बड़े खर्चे करता, बिल्डिंग परचेज करना, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, बेसिकली बिजनेस की एसेट्स को परचेज करना। ठीक है, जिससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी 1 साल से ज्यादा। मतलब ऐसे खर्चे आपको बेनिफिट्स देते हैं, 1 साल से ज्यादा का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट इज बड़े बड़े खर्चे, जैसे ही बिल्डिंग परचेज करना, प्लांट मशीनरी परचेज करना, कार्स परचेज करना। सर लेकिन आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम छुट्टियों पे चले गए सर, हाँ हम वो समर वेकेशंस बनाने के लिए चले गए सर, 2-3 लाख रुपए फॉरेन कंट्री में खर्च करे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना 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 ना, ऐसे नहीं कि सारे बड़े बड़े खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसा खर्चा जो आपके बिजनेस में आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कितने साल तक इनकम बढ़नी चाहिए? 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा।
ठीक है, 1 साल से ज्यादा आपको कम से कम बेनिफिट मिलना चाहिए। और बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गए सर, रेंटल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हो गए ऑफिस के अंदर जो होते हैं, तो मतलब ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट 1 महीने में खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 मंथ का आता है, रेंटल आप 1 मंथ का पे करते हो, तो 1 महीने में उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है ना, फिर नेक्स्ट मंथ हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। ठीक है, आगे समझ, चलो अभी डिटेल में भी समझाऊंगा। ठीक है, जिसको आ गया समझ वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया समझ अभी आगे देखना, आगे भी समझाऊंगा। तो रेवेन्यू बजट किसकी बात करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता है। तो रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, दोस्तों एस्टिमेटेड क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 100% तो श्योरिटी नहीं है ना यहाँ पर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो एस्टिमेटेड वर्ड हमेशा लगाना। अगर आपने एस्टिमेटेड वर्ड नहीं लगाया और मेरे से आके बोलते हो कि सर एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ, डेफिनेशन आती थी, एस्टिमेटेड वर्ड नहीं लगाया, 1 मार्क्स में से 0 मार्क्स मिलेगा। मैंने आपको पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में बोल दिया था कि हमें टू द पॉइंट लिखना होता है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ अगर लिखा ना इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, गलत, 0 अंडा, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर मत बोलना कि सर आपने पहले हमें तो बताया नहीं था सर, अब आप बोल रहे हो कि जब कम मार्क्स आ गए तो सर ये क्या हो गया। तो एस्टिमेटेड लगाना है, एस्टिमेटेड। रेवेन्यू बजट हैज 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट की बात करें तो ये 2 चीजों की बात करता है। तो कैपिटल बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, बहुत सिंपल था। अब बात करते हैं सर रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। ठीक है, बजट रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो सर रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसे आना। ठीक है, किसी भी सोर्स में सरकार के पास जो पैसे जो आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से पैसे आ रहे हैं, हाईवेज वगैरह के ऊपर टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हो उससे पैसे आते हैं। आप लोग जब रेड लाइट को जंप कर देते हो, कार चलाते हुए सीट बेल्ट को नहीं पहनते, तो सरकार फिर क्या लेती है आपसे, फाइन लेती है, पेनल्टी लेती है। तो बहुत तरीके की इनकम होती है, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। तो रिसीप्ट्स मतलब पैसे आना, बजट रिसिप्ट्स मतलब, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट। दोबारा से वर्ड कौन सा आया, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट, के सरकार बोल रही है कि एस्टिमेटेड हमारे पास इतने पैसे आएंगे ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, कि आने वाले साल के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास इतने इतने पैसे आएंगे इन इन सोर्सेज से। गवर्नमेंट की कंपनी से इतने पैसे आ सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स के हाईवेज पे टोल टैक्स कलेक्ट करके पैसे आ सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस से पैसे आ सकते हैं, बहुत जगह से पैसे आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट बताएगी भाई 100 करोड़ आ रहे हैं यहाँ से, 100 करोड़ आ रहे हैं रेलवे से, 100 करोड़ आ रहे हैं अपनी कंपनी से, 100 करोड़ आ गए हमारे हाईवे अथॉरिटी से, तो गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है आपको, तो बजट रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें, 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स होते हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आता है भाई, टैक्स रेवेन्यूज। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आते हैं, टैक्स रेवेन्यूज। टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं जिससे सरकार के पास क्या आते हैं दोस्तों, पैसे आते हैं। एक आता है डायरेक्ट टैक्स से पैसे आते हैं, और एक इनडायरेक्ट टैक्स से भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। क्या होते हैं अभी बताता हूं। अदर देन टैक्सेस, सर गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसे आते हैं, तुम सोचो। अभी अगर मैं नहीं बता रहा, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, ऐसे सोर्सेज निकालो कि गवर्नमेंट के पास और कहां कहां से पैसे आते हैं, नोट डाउन करो अपने रजिस्टर में। यार 3-4 लिखने के बाद जो ना आप लोग रुक जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसे आते हैं। ठीक है, अभी देखना, अभी मैं कम से कम आपको 7-8 रेवेन्यूज बताऊंगा गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसे आते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आता है, बोरिंग्स। क्या आता है, बोरिंग्स। एक आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, एक आता है अदर रिसिप्ट्स। क्या होता है अभी डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से बताया, अब बात करते हैं हर चीज डिटेल में। तो सबसे पहले क्या आ गई, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब मनी का आना, कैश इन फ्लो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उससे सर रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या गवर्नमेंट कोई लोन ले रही है बैंक से ना। देखो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने किसी से उधार पे पैसे ले लिए, यू ओ टू समवन। आपने अपने दोस्त राहुल से पैसे ले लिए 100 रुपए। अब नाउ यू, आपको क्या देनी है, उसके पैसे वापस करना है। सर हम वापस नहीं करेंगे, अबे मारेगा राहुल, अगली बार तुम्हें पैसे नहीं देगा अगर राहुल के पैसे तुमने वापस नहीं करे तो दोस्तों से पैसे लिए वापस करना बनता है। ठीक है, तो आपको राहुल को कितने पैसे वापस करने हैं, 100 रुपए वापस करते हैं। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू ओ, आप लोगों ने पैसे लेना, यू ओ टू राहुल 100 रुपीज के, आपको 100 रुपए राहुल को देने हैं, इसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो सरकार के पास पैसे आए, अब मान लो मोदी जी ने उससे किसी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट से क्या कर लिया, लोन ले लिया।
तो हम बोल देंगे कि सर ये तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, कौन सी रिसिप्ट हो गई सर, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगी क्या? नहीं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगी, बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी बनी है कि सरकार के पास आ तो रही है लेकिन उससे लायबिलिटी नहीं पैदा हो रही। देखो मैंने आपको क्या बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है कि आपके पास आपके बिजनेस से आप पैसे कमा रहे हो, तो सरकार ने जो अपने बिजनेस से पैसे जो कमाए ना उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। सीधी सी बात है, हम लोन नहीं ले रहे। आज अगर मैं जाके लोन ले लूं और मैं बोलूं कि देखो देखो मैंने अपने बिजनेस में इतने पैसे कमा लिए, गलत बात। वो बिजनेस से थोड़ी कमाए, मेरा बिजनेस क्या है, बच्चों को क्लासेस देना, बच्चों से जो फीस जो आएगी दैट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। और क्या मेरी कोई लायबिलिटी बन जाएगी क्या उस केस में? नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं हो रही, मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा। हाँ मेरी एक लायबिलिटी है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, सर्विसेज दूंगा, क्लासेस में आप लोगों को दूंगा, बट इट इज नॉट दैट कि मैं आपको पैसे वापस करने वाला हूँ या पैसे मेरे को आपको कोई देने हैं, मुझे आपको सर्विसेज देनी है इन रिटर्न। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोस रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। सरकार के पास पैसे तो आए लेकिन सरकार ने लोन न को लिया, लोन नहीं लिया, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और ना ही सरकार ने कुछ ऐसे करा। मान लो गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी थी, एक होटल था गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने उस होटल को क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया, और उससे क्या आ गए, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, ना ही कोई एसेट कम होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास कोई एसेट थी, गवर्नमेंट ने एसेट को सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए ना सर, क्या हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे? नहीं। बिजनेस से जो सरकार के पास पैसे जो आए, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज से गवर्नमेंट के पास पैसे जो आते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। खत्म, रटने की जरूरत थोड़ी ना है। ना तो लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ना ही एसेट्स डिक्रीज होनी चाहिए। आगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो नॉर्मल एक्टिविटी है ये गवर्नमेंट की। अब जैसे मेरी नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, क्लासेस देना, हर महीने मेरे पास उससे क्या आती है, मंथली मेरे पास क्या आती है, बच्चों से फीस आती है, ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन क्या मैं अपने नेबर की प्रॉपर्टी को हर महीने सेल करवाता हूँ क्या? फिर तो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। या मैं हर महीने लॉटरी खरीदता हूँ? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि हर महीने लॉटरी खरीद रहा हूँ, कैसीनोज जाके खेल रहा हूँ सर, वहां पे मेरी वो लॉटरीज निकल रही है, ऐसा नहीं है। ये कभी कभार होने वाले खर्चे होते हैं, कौन से, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो, तो जॉब से आपके पास मंथली इनकम आ रही है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उससे आपके पास क्या आ रही है, मंथली इनकम आ रही है, और वो आपका मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उससे जो पैसे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। आया बात समझ? यस सर। तो दे आर रेगुलर, सरकार के पास टैक्सेस रेगुलर आते हैं, जैसे हाईवेज पे कार्स चलती है, टोल टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के पास, वो रेगुलर है। व्हाइट यूनिफॉर्म वाले जो पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, वो लोग डेली बहुत सारे क्या करते हैं, फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास उससे भी पैसे आते हैं, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। समझे मेरी बात? रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टू हेड्स होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। कि टैक्सेस लगाकर सरकार के पास जो पैसे आए वो टैक्स रेवेन्यू हो गया। अदर देन टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास पैसे आए उसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझ गए? चलो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है टैक्स रेवेन्यू में, देखो मेरी बात, रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट, पैसे जो आए, टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज होती है बहुत सारी, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटीज होती है, ड्यूटीज लगती है इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्सेस क्या होती है, कंपलसरी पेमेंट है कि मन है तो दे दो, नहीं मन तो मत देना। हाँ मोदी जी ऐसे बोलते हैं, अरे बेटा तुम्हारा मन है तो टैक्सेस दे देना, नहीं मन तो मन पे करना, मारेंगे मोदी जी खींच के। कंपलसरी पेमेंट है, अगर टैक्सेस नहीं दोगे ना, इनकम टैक्स वाले घर पर आ जाएंगे, और पैसे तो तुम्हें पता ही है वो फिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री। तो टैक्सेस दोस्तों किसके ऊपर खर्च होते हैं, कॉमन लोगों के ऊपर। टैक्सेस का पैसा सरकार खर्च करते हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए, है ना। मिलिट्रीज वगैरह खड़ी हुई है, बॉर्डर पे खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उनकी सैलरीज कहाँ से जाती है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स है, कॉलेजेस है, और सरकार के, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहां पे टीचर्स हैं, उनकी सैलरी कहाँ से पे कर देंगे? आप लोग जो टैक्सेस पे कर रहे हो, उन टैक्सेस से उन लोगों की क्या जा रही है, सैलरीज जा रही है। ठीक है, non-tax revenue refers to receipts from the government from all sources other than those from the taxes। तो taxes के अलावा जहां से भी पैसे आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इजी है, देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग करवाने की जरूरत नहीं है। आगे टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, देखो टैक्सेस को किस वे में क्लासिफाई कर सकते हो, टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ डायरेक्ट टैक्स, वन इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब ध्यान से पढ़ते हैं, देखो डायरेक्ट टैक्स एक जगह पर लिखा हुआ है और डायरेक्ट टैक्स एक जगह पर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो डायरेक्ट टैक्स पता है क्या होता है, पहले मैं समझा रहा हूँ, अभी वो नहीं पढ़ा रहा जो इसमें जो लिखा हुआ है। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे मान लो आप हो राहुल, आप कौन हो, राहुल।
तो मोदी ने पूछा हाँ बेटा राहुल कितने पैसे कमाए आपने इस साल में? तो राहुल ने बोला सरकार 15 लाख। कितने? 15 लाख। तो मोदी जी बोलेंगे चुपचाप से इस 15 लाख के ऊपर क्या पे कर दो? टैक्स पे कर दो। आपको ही ये टैक्स पे करना है, आपके बिहाफ पे कोई और ये टैक्स पे नहीं करेगा। तो मोदी जी ने राहुल से पूछा बेटा कितने पैसे कमाए? राहुल ने बोला सरकार 15 लाख। तो मोदी जी क्या बोलेंगे? बेटा 15 लाख के ऊपर क्या कर दे? टैक्स पे करवा दे। दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। क्या इसका बर्डन कोई और मेरे बिहाफ पे करेगा क्या? नहीं, तेरे बिहाफ पे कोई और पे नहीं करेगा, तुझे ही पे करना पड़ेगा राहुल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अभी और समझाता हूँ आपको, भी डिटेलिंग करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है, इजी सी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है? डायरेक्ट होता है सीधा टैक्स करा, इनडायरेक्ट मतलब किसी और के थ्रू हमने आपके ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब देखो डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक सबसे बड़ा एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कब इंट्रोड्यूस करा था? 2017 के अंदर। तो जीएसटी आया हमारी कंट्री के अंदर 2017 के अंदर। अब सर ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलता है? ध्यान से सुनो। देखो ये जो जीएसटी लगता है ना, लगता है जब आप शॉपिंग करने गए, आप फैमिली के साथ डिनर करने के लिए गए, मूवी देखने के लिए गए, शॉपिंग करने के लिए गए, तो आपने खर्चा करा, तो जो आपने क्लोथ्स परचेज करा उस पर जीएसटी लग गया, आपने मेडिसिन परचेज करी जीएसटी लगा, मोबाइल फोन लैपटॉप जो भी आपने परचेज करा आपके ऊपर क्या लगा? जीएसटी। मतलब देखो, अगर तुम बाहर जा रहे हो या घर बैठे हुए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी तुमने परचेज करा उसके ऊपर सरकार क्या लगा के देगी? तुम्हें जीएसटी। मत परचेज करो, मत शॉपिंग करो, मत डिनर करने के लिए जाओ, गवर्नमेंट क्या ऐसे बोलेगी? मोदी जी आके बोलेंगे बेटा राहुल ला चल अपनी जेब से जीएसटी निकाल? नहीं, नो, नेवर। सीधा मोदी जी आके घर पे नहीं बोलेंगे कि ला चल जीएसटी निकाल, नहीं। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा बोलेंगे कितना कमाया? 15 लाख कमाया, ला चल टैक्स निकाल। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी कंजम्पशन के ऊपर, जितना कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप क्या दोगे? जीएसटी। सर हम 10 बार बाहर का खाना खाते हैं, हम 10 बार शॉपिंग करते हैं, तो 10 बार आपको क्या देना है? जीएसटी देना है। सर हम हर महीने 2-3 मूवीज तो देखकर आते हैं, तो हर बार मूवी टिकट पे क्या लगेगा आपका? जीएसटी। समझे? समझ गए? चलो अब मेरी एक बात सुनो। पहले मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा और समझाऊंगा। तो डायरेक्ट टैक्स को मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, देखो डायरेक्ट टैक्स को पढ़ो ध्यान से। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या लिखा है? रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन से ना साइड हट जाता हूँ ताकि आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स को कवर अप कर लूँ, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्या क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। चलो, डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन द, किसके ऊपर लगेंगे? आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा, आपकी इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, एक इंसान इंडिविजुअल की इनकम पे लगेगा, कंपनीज की इनकम पे लगेगा। देखो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल, अकेला बंदा, सोल प्रोप्राइटर, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूँ उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। कंपनी बना के बिजनेस कर रहा हूँ उसके ऊपर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स लगा, कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा, एंड देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। मैंने आपको बताया इसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब सर इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट करने का मतलब अभी समझाऊंगा। अभी इनडायरेक्ट टैक्स आने दो, इनडायरेक्ट टैक्स में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। होल्ड करा करो थोड़ा, इजी इजी तो समझाऊंगा, एकदम थोड़ा ना कि सारा समझा दूंगा, है ना, वेट करो। अब देखो नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पार्ट, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स दैट इज द इम्पैक्ट एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। अब देखो क्या होता है, पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझा ही देता हूँ क्या होता है। आप लोग रेस्टोरेंट में गए डिनर करने के लिए, ठीक है सर, बिल आया 1000 रुपीज का, बिल आया 1000 रुपीज का। उस बिल के ऊपर आपने खाना खाया कितने का? 1000 का। तो लेट सपोज रेस्टोरेंट वाले 5% का जीएसटी लगाते हैं, कितना? 5% का जीएसटी लगाते हैं, ठीक है। तो आपका 1000 का आपने कंज्यूम करा, 5% का जीएसटी मतलब 50 रुपीज का आपके बिल में क्या लगा? जीएसटी। अब आपकी जेब से कितने रुपए गए? 1050 रुपीज। तो वो जो है रेस्टोरेंट वाला, वो क्या करेगा? 1000 अपनी जेब में डालेगा और 50 रुपीज किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को। 50 रुपीज किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो दोस्तों आपने खाया था 1000 का, आपका बिल आया 1050 का, बिकॉज 50 रुपीज थे जीएसटी के। एंड शॉप की वो से रेस्टोरेंट ओनर ने क्या करा? अपनी पॉकेट में रखे 1000 रुपीज, 50 रुपीज किसको जमा करवा दिए? गवर्नमेंट को। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, टैक्स किसको पे करना था? हमें कि दुकानदार को? दुकानदार को पे करना था। पे किसने करा? अल्टीमेटली दुकानदार ने पे करा ना। तो एक्चुअल बर्ड, अगर मैं बोलूं लाइबिलिटी टू पे द टैक्स किसकी थी? रेस्टोरेंट वाले की थी। सर उसने बर्डन किसके ऊपर डाला? बर्डन दुकानदार के ऊपर आया कि हमारे ऊपर आया? हमारे ऊपर आया। तो सर हमने खाया था 50 का, उसको टैक्स कितना पे करना था? 50 का।
रेस्टोरेंट ओनर को। लेकिन उसने क्या करा, हमारे बिल के ऊपर 50 रुपए लिखे और हमसे 50 रुपीज लिए और किसको डिपॉजिट कर दिया, मोदी जी को, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। लाइबिलिटी किसकी, दुकानदार की, बर्डन किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लाइबिलिटी और बर्डन सिंगल पर्सन पे होता है। भाई मैंने क्लासेस से पैसे कमाए, लेट सपोज 10 लाख रुपीज अर्न करे, लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी टैक्स पे करने की, बट टैक्स भी कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा। मेरे बिहाफ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम बच्चों के ऊपर डाल दू कि भाई देखो तुम लोग पे करो मेरा टैक्स, है ना, तुम लोग पे नहीं करोगे। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स की पहले डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन देखो, ऑल दोस टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। देखो इसको शिफ्ट कर रहे हैं अनदर पर्सन एंड एंटिटी, their monetary burden is ultimately borne by final users of goods and services rather than person on whom the tax is levied. अल्टीमेटली ये टैक्स किसके ऊपर लगता है, फाइनल यूजर के ऊपर। लेट सपोज आप क्या करें, आपने मूवी का प्लान बनाया अपनी एक फ्रेंड के साथ कि चलो एक मूवी देखने के लिए चलते हैं। अब किसी रीजन की वजह से वो मूवी देखने नहीं आई, आपने टिकट वगैरह परचेज करके रखी। अब अकेले तो 2 टिकट का क्या करोगे, आपका भी मन खराब हो गया। आपने फिर बाहर क्या करा, मूवी काउंटर के पार ब्लैक करने लग गए, टिकट को खरीद लो टिकट खरीद लो। देखो पहले आपने टिकट परचेज करी, अब किसी को आप वो क्या कर रहे हो, टिकट ब्लैक में सेल कर रहे हो। केजीएफ आपने मूवी बुक करवाई थी, हाउसफुल था, तो और भी 2-4 लोग आए, उनको टिकट मिली नहीं, आपने उनको सेल कर दी। अब बर्डन किसके ऊपर आया, पहले तो वो बर्डन आपके ऊपर था, पहले वो बटन किसके ऊपर था, आपके ऊपर था। दुकानदार ने किसके ऊपर शिफ्ट करा था, सिनेमा हॉल वाले ने, आपके ऊपर। फिर आपने, अब एक बात बताओ, लेट सपोज 400 रुपए की टिकट थी, 100 रुपए का उसके ऊपर जीएसटी था, ज्यादा बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 100 की टिकट थी, सॉरी 400 की टिकट थी, 100 का उसके ऊपर जीएसटी था। आपने 2 टिकट परचेज करी, कितने की पड़ी, 1000 रुपीज की। तो आप किसी को ब्लैक में टिकट सेल करोगे तो कितने रुपए लोगे, 1000 रुपीज की 800 रुपीज के, चल भाई तेरे से टैक्स नहीं लेता बेटा, आप तो पूरा 500 का ही सेल करोगे ना। तो अल्टीमेट बर्डन आपकी जेब पर गया कि फाइनल यूजर के ऊपर गया, जो वो मूवी देखने के लिए अंदर बैठेगा, सर उसके ऊपर पड़ेगा ना, जो मूवी देखने के लिए अंदर बैठा। यस, तो ही इज द फाइनल यूजर। आप बीच में कौन थे, इंटरमीडिएट कस्टमर। एक हो गया मूवी सेलर, एक हो गया आप, और एक हो गया फाइनली जिसको आपने अपनी टिकट सेल करी, बिकॉज आपकी फ्रेंड आई नहीं आपके साथ मूवी देखने के लिए, आपका मन खराब हो गया, आपने टिकट को उसी टाइम ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बता दो, मैं समझा दूंगा आपको। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स का सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट पढ़ो, देखो द लायबिलिटी टू पे द टैक्स दैट इज इम्पैक्ट एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स incidents lie on the same person, same person। नेक्स्ट पॉइंट अगर इनडायरेक्ट टैक्स का पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन द डिफरेंट पर्सन, दैट इज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। तो शॉपकीपर टैक्स किसका बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, कस्टमर्स के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर बोलो, क्लियर, यस सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लो, डायरेक्ट टैक्स का थर्ड पॉइंट देखो जल्दी से, दे डायरेक्टली अफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेसिंग पावर ऑफ पीपल एंड हेल्प्स टू चेंज द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। और फोर्थ वाला पॉइंट अगर आप उसका थर्ड वाला पॉइंट देखोगे, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या लिखा है, दे कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कॉल फॉर सच टैक्सेस। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से अगर आपको बचना है, मत जाओ मूवी देखने, मत जाओ डिनर करने, मत करो इतनी शॉपिंग, कोई आपसे कोई जीएसटी नहीं लेने वाला। लेकिन जितना ये सारे काम करोगे आप लोग, जितनी शॉपिंग करोगे, जितनी परचेजेस करोगे, उतना ज्यादा आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे। डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स हो जाता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जैसे कि लेट सपोज आपने 10 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज करी 50 लाख की, आज आप उसको सेल कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 2 करोड़ की, तो 1.5 करोड़ रुपीज आपने कमा लिए। तो इस 1.5 करोड़ के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, कैपिटल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये तो हमने पढ़े टैक्स रेवेन्यूज, दो तरीके थे, दो टाइप्स ऑफ थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज के वेरियस टाइप्स क्या है, देखो कितने सारे मैंने बता दिए। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, एक होता है फीस, एक होती है लाइसेंस फीस, एक होता है फाइन्स एंड पेनल्टीज, एक होता है चीट्स, एक होता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, एक है फोर फीचर, एक है स्पेशल असेसमेंट। अब ये सब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और नोट्स कैसे लगे ये बताओ मेरे को ध्यान से। अगर आपको और भी ऐसे नोट्स चाहिए और भी चैप्टर्स के,
तो प्लीज अच्छे से इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।